अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, या साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, साइंटिस्ट कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े। लाइक उसमें पहला मेथड पढ़ा था रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर हमने उसके बाद ऑब्जर्वेशन पढ़ा, फिर हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स, समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये मेथड्स पढ़े जिनको अडॉप्ट करके साइंटिस्ट जो हैं वो किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो अब हम क्योंकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे थे, बायोलॉजिकल मेथड्स डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे इस लेक्चर के अंदर हम इसको एग्जाम्पल के साथ, यानी बायोलॉजिकल मेथड्स में किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जो जिनका अभी मैंने जिक्र किया, तो हम इसमें बायोलॉजिकल मेथड्स टेकिंग मलेरिया एज एन एग्जाम्पल, यानी हम एग्जाम्पल के तौर पर, केस स्टडी के तौर पर मलेरिया की जो एग्जाम्पल है इसको स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि मलेरिया जो बीमारी है इसकी ट्रीटमेंट और फिर इसका कैसे इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। मलेरिया कैसे हुआ, कितने लोग इससे इफ़ेक्ट हुए और ये कितना बड़ा एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बन के पूरी दुनिया के सामने आया और फिर कैसे बायोलॉजिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक हो गया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मलेरिया जो है ये एक कॉमन डिजीज़ है इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। We will go through the history of this disease to know how biology solve the biological problems concerning the cause and transmission of malaria। यानी ये हमें पता है कि मलेरिया एक बहुत पुराने टाइम की एक बीमारी है और अभी भी ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर है। पाकिस्तान में भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ ये मलेरिया बीमारी आज भी मौजूद है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बायोलॉजिस्ट ने इस बीमारी ये जो इसको एज ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिया और इसको कैसे इसकी काजिज, ट्रांसमिशन और फाइनली ट्रीटमेंट, यानी इन तीन चीज़ों को अचीव करने के लिए वो किस तरीके से इन बायोलॉजिकल मेथड्स को उन्होंने फॉलो करके इस बीमारी से इंसानियत की जान छुड़ाई। तो स्टडी ऑफ मलेरिया एज एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। In the last part of 19th century, many different causes of malaria were being suggested। अच्छा, ये बड़ी पुरानी, थोड़ा सा मैं आपको मलेरिया की हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि तकरीबन 2000 साल पहले फिजिशियंस जो हैं दे वर वेल फैमिलियर विद मलेरिया एंड दे डिस्क्राइब इट एज अ डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स। यानी मलेरिया जिस शख्स को ये बीमारी होती है उसको बुखार आता है, सर्दी लगती है, तो उसके बाद फिर उसको स्वेट, पसीना आता है और फिर थोड़ी देर के लिए बुखार उसका उतर जाता है, फिर दोबारा उसको बुखार हो जाता है। तो इस तरीके से ये बार बार होता है। They also observed that the disease were more common among people living in low marshy areas। दूसरी जो बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने उस वक्त जो ये बात ऑब्जर्व की कि ये जो मलेरिया बीमारी है ये उन लोगों में ज़्यादा देखी गई है जो लोग लो मार्शी एरियाज, गंदे इलाकों में, कीचड़ वाले इलाकों में जहाँ पानी जमा हो, ऐसे एरियाज में उसके आसपास रहते हैं, वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा होती है। So it was thought that the stagnant water of marshes poisons the air and the result of breathing in this bad air and people got malaria। तो फिर शुरू में ये तस्वर किया गया कि शायद उस गंदे इलाके में, गंदी जगह पे जो लोग रहते हैं, तो वो जो गंदा खड़ा पानी है जोड़ का, तालाब का, तो उसकी स्मेल जो है वो हवा में जाती है और वो हवा में जब इंसान सांस लेता है तो वो सांस के ज़रिए उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, वो स्टेगनेंट स्मेल, और उसकी वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जो नाम है मलेरिया, ये इटालियन वर्ड है। मेला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, तो बैड एयर से ये निकला है।
but for further clarification of the observation of some volunteers drinking stagnant water from the marshes, they did not develop malaria. लेकिन बाद में इस ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे हेल्दी लोगों को वो स्टेगनेंट वाटर जो है, वो जो तालाब जोड़ का खड़ा पानी है, वो पिलाया, लेकिन उनको उस गंदे पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं हुआ। राइट। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा इसकी और हिस्ट्री थोड़ा सा आपको मलेरिया की बता दूं। तो फिर मैंने ये कुछ हेडिंग्स बताई हुई हैं, ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया, हाइपोथेसिस, और ये सारी चीज़ें हम बाद में आते हैं स्टेप्स पे। आपको पहले मैं थोड़ा सा इसकी और हिस्ट्री में बता दूं। अच्छा जी, 17वीं सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड, जिसे अमेरिका कहते हैं, वो डिस्कवर हुआ, तो बहुत सारे मैनी प्लांट्स फ्रॉम द अमेरिका वर सेंट बैक टू यूरोप टू एज ए यूज एज ए मेडिसिन। तो बहुत सारे पौधे, जहाँ बहुत सारी चीज़ें अमेरिका से आई, तो वहाँ पे जड़ी बूटियाँ और पौधे ये भी अमेरिका से वापस इंग्लैंड और इस साइड पे, यूरोप वाली साइड पे वो लेके आए, ताकि इससे मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बनाई जा सकें। तो एक दरख्त था जिसको क्यूना क्यूना कहते हैं। द बार्क ऑफ ट्री दैट नोन एज क्यूना क्यूना वाज सूटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स। तो ये जो दरख्त है, इसकी जो छाल है, बार्क है, इसको पीस के वो देते थे, तो बुखार वगैरह के लिए ये बहुत कारआमद थी। सो इट वाज सो बेनिफिशियल दैट सून इट वाज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप। तो वो डेफिनेटली वो ज़्यादा लोग उसको लाते रहे, तो फिर एक वक्त आया कि वो दरख्त कम पड़ गया या वो नहीं था, तो लाना मुश्किल हो गया उसकी बार को। तो कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स, ताजर थे, जिन्होंने क्या किया कि उस जैसा एक और दरख्त था बिल्कुल उसका उससे मिलता जुलता, उसका नाम था सिंकोना। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो डिसऑनेस्टी की कि वो उस सिंकोना जो दरख्त था उसकी बार वो लेकर आए और उसको उन्होंने इस्तेमाल किया फॉर फीवर। बट दिस द डिस्कवरी प्रूव दैट दिस सिंकोना बार वर मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। लेकिन बाद में जब तहकीक हुई तो पता चला कि ये जो सिंकोना दरख्त है, इसकी जो बार्क है, छिलका है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसका वो ज़्यादा इफेक्टिव है मलेरिया की या उस बुखार की ट्रीटमेंट के लिए। सो सिंकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एन एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। अच्छा, वी now know the reason Cinchona bark contains quinine that is effective to treating diseases। तो बाद में पता चला कि उसके अंदर क्विनीन जो है, ये जैसे नीम का दरख्त होता है उसके अंदर भी ये होती है, तो ये बुखार वगैरह और इस तरह का चीज़ों को ट्रीट करने के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो एट दैट टाइम फिजिशियंस ट्रीटेड मलेरिया विद सिंकोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काज ऑफ मलेरिया। तो उस वक्त जो तबीब थे, फिजिशियन थे, उन्होंने मलेरिया को ट्रीट करना शुरू कर दिया उस सिंकोना बार्क के जरिए। बाकी वो ये नहीं जानते थे कि ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, किस वजह से फैलती है, ये नहीं पता था। 200 ईयर्स लेटर, उसके 200 साल बाद इस सारी बातों के, इट वाज फाउंड दैट सम डिजीजेस आर काज्ड बाय टीनी लिविंग ऑर्गन। बाद में ये चीज़ें आई कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी होती हैं। So after this discovery, they become a belief the malaria too might be too caused by some microorganism। तो ये ख्याल किया गया कि ये जो मलेरिया बीमारी है, ये भी शायद इसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है। अच्छा, यहाँ तक अभी तक मैंने जितनी इसकी हिस्ट्री बताई ना, अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशंस देखें अबाउट मलेरिया, दैट वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। ये अभी तक हमने जितनी बात की, अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो नंबर 1, मलेरिया और मैशी एरिया का आपस में ज़रूर ताल्लुक है। नंबर 2, क्योनिन जो है ये इफेक्टिव ड्रग है फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। नंबर 3, एक गंदा पानी पीने की वजह से मलेरिया एटलीस्ट नहीं होता। और नंबर 4, प्लाज्मोडियम जो है इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। वी नो दैट अ साइंटिस्ट यूज व्हाटएवर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन ही हैज एंड मेक्स वन और मोर हाइपोथेसिस। तो बाद में एक चीज़ और फाइनल हुई, आगे एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया। तो ये एक चीज़ सामने आ गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो इसको बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है वो इस चीज़ को प्रूव किया गया। अच्छा, अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इन 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, दैट नेम वाज लेवन, बिगिंस टू सर्च फॉर द काज ऑफ मलेरिया। उसने इसकी जो मलेरिया की काज है इस पे काम करना शुरू किया। He took a small amount of blood from malarial patient, examined it under microscope. He noticed that some living creatures are present in their blood.
सो दिस डिस्कवरी हिज डिस्कवरी क्रिएचर इन द ब्लड ऑफ अनदर मलेरिया। अच्छा, अब उसने क्या किया कि कुछ लोगों का ब्लड सैंपल लिया मलेरियल पेशेंट्स का और उसको अपनी जो माइक्रोस्कोप थी उसके अंदर देखा, तो उसके ब्लड के अंदर उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आए। तो उसके 200 साल बाद 2 इयर्स लेटर, सॉरी 2 इयर्स के बाद एक और फिजिशियन था, उसने भी सेम मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया और उसके अंदर भी उसको ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नजर आए, जिनको बाद में प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। तो ये चीज़ कंफर्म होगी कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो लाजमी है। तो हाइपोथेसिस अबाउट मलेरिया क्या बना? हाइपोथेसिस मेड दिस केस वाज प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो ये चीज़ सामने आई कि प्लाज्मोडियम जो है वो ही मलेरिया का सबब है। अच्छा जी, अब इसके बाद अब नेक्स्ट था कि वी नो दैट साइंटिस्ट यूज वेदर इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन ही हैज मेक वन और मोर हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस मेड इन द केस वाज प्लाज्मोडियम इज। इसमें जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हाइपोथेसिस हुए, लेकिन उसमें जो मलेरिया के वाले से हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, एंड साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर इट्स हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। अभी उनको ये कंफर्म नहीं था कि उनका ये मफरूजा ठीक भी है कि नहीं, बट द एक्सेप्ट मे बी ट्रू एंड मेक्स डिडक्शंस। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने ठीक मान के आगे इसके जो नेक्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस, तो उन्होंने डिडक्शंस की तरफ गए। सो इनमें से एक डिडक्शन जो है फ्रॉम अबव हाइपोथेसिस, अगर प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है, देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो फिर जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं सबके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना लाजमी है। ये एक डिडक्शन आ गई इस पूरे अब तक के काम की। यानी जितने भी, अगर प्लाज्मोडियम शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द मलेरिया, देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक हो गया बच्चों? अब यहाँ तक तो बात होगी क्लियर। अब बात है आगे एक्सपेरिमेंट की। Now it's time to prove through experiment either plasmodium is the cause of malaria. अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो था वो प्लाज्मोडियम एक्सपेरिमेंट का था। तो इसमें the blood of 100 malarial patients were examined under the microscope। तकरीबन 100 के करीब उन्होंने ऐसे लोग लिए, उनका मलेरियल पेशेंट्स लिए, जिनके ब्लड को सैंपल, उनका ब्लड का सैंपल लिया गया और उसको चेक किया गया। तो for this purpose, having control group, the blood of 100 healthy person were also examined under the microscope। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, एक कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो इसमें 100 जो हैं वो मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया गया सैंपल, और 100 हेल्दी पेशेंट्स का ब्लड लिया गया और उनको देखा गया। तो उसमें पता चला कि जो तो मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड में तो सबके अंदर प्लाज्मोडियम आया, और जो हेल्दी पर्सन थे उनमें से 100 में से 7 हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम नजर आया। तो वो बाद में देखा, उसके ऊपर जब काम किया तो पता चला कि ये जो 7 लोग थे वो अभी अर्ली पीरियड के अंदर थे, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर, जिसके अंदर वो प्लाज्मोडियम या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना साइकिल मुकम्मल कर रहा था। अभी सिम्टम उनके नहीं आए थे, अभी वो उनकी बॉडी के अंदर गया था और अपनी तादाद बढ़ा रहा था, अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहा था। तो इसलिए उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया, लेकिन अभी सिंपल उनके अंदर सिम्टम्स नहीं आए, जो कि बाद में डेफिनेटली वो आ गए। So the results were quite convincing and proved that the hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आया उससे ये साबित हुआ कि वाकई ही प्लाज्मोडियम जो है इज द काज ऑफ मलेरिया, ये चीज़ साबित हो गई।